देखिए भाई, आपका कल जो पढ़ाया गया था 2 मिनट दोहराया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए, आपका कन्फेशन के बारे में बताया जा रहा था, यानी कि संस्वीकृति के बारे में। और कल जो लेक्चर चला है उससे भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। ये बताया गया था कि जो कन्फेशन शब्द है ये लैटिन के कान फैक्टरी से बना है। और कान फैक्टरी का मतलब होता है समाप्ति कहना, यानी कि द इंड बोल देना। तो भाई ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। तो जैसे कि शाब्दिक अर्थ एक और आपको देखना है। मुस्लिम लॉ में शाब्दिक अर्थ और उसका लीगल अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि मुस्लिम लॉ में विवाह या निकाह या मैरिज का शाब्दिक अर्थ होता है एक खुले हुए जानवर को खूंटे से बांध देना। लेकिन विधिक अर्थ ये नहीं हुआ, वो क्या हुआ, केवल शाब्दिक अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ निकाह, यानी कि एक खुले हुए जानवर को खूंटे से क्या करना, बांध देना। और डाइवोर्स या तलाक का मतलब होता है एक बंधे हुए जानवर को खूंटे से खोलकर छोड़ देना। तो भाई शाब्दिक अर्थ पर न जाइए ज़्यादा, बल्कि कैसा अर्थ बन जानिए आपका विधिक। तो संस्कृति का शाब्दिक अर्थ हुआ कि समाप्ति कहना, लेकिन विधिक अर्थ हम बता रहे हैं। भाई शांत रहिए, देखिए आपका ये समझाया जाता है, कोई ये नहीं है। जो वास्तविकता है वो बताया जा रहा है। अभी आपका वर्ड बाय वर्ड वर्ड बताया गया, बात समझिए उसका। इसका मतलब ये हुआ कन्फेशन का कि जब कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध की पूर्ण रूप से स्वीकृति कर ले, स्वैच्छिक स्वीकृति कर ले आपका, और पूर्ण रूप से कर ले, निष्कपट रूप से कर ले, तो हम कहते हैं कि वह अभियुक्त कन्फेशन किया है, अर्थात संस्वीकृति किया है। संस्वीकृति को परिभाषा हमने बताया था कि संस्कृति को एविडेंस एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन स्वीकृति या एडमिशन को परिभाषित किया गया है सेक्शन 17 में। तो उसी आधार पर एविडेंस का ड्राफ्ट तैयार करने वाले स्टीफेन महोदय ने संस्कृति को परिभाषित किया, डाइजेस्ट ऑफ लॉ किताब लिखी, और उसका सेक्शन किस में, 22 में। अब देखिए इन्होंने क्या कहा फिर एक बार। संस्कृति एक प्रकार की स्वीकृति है जिसके द्वारा किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति या तो पूर्ण रूप से अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है, या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार करता है जिससे एक अनुमान इंगित हो, एक इंडिकेशन मिले, एक इशारा मिले कि इसी ने अपराध किया। 1939 यानी कि 1939 तक ये परिभाषा भारत में लागू रही, लेकिन इसको मानने से इनकार कर दिया गया पीएन स्वामी के वाद में, पाकला नारायण स्वामी के वाद में। और लॉर्ड जस्टिस एटकिन ने आपका जो अनुमान वाली बात थी उसको खारिज किया और कहा कि अनुमान नहीं, जो वह बात बता रहा है उससे स्पष्ट निष्कर्ष निकले, अनुमान नहीं बल्कि क्या हो, क्लियर निकले निष्कर्ष, किसी ने अपराध किया। इसके बाद आपका पलविंदर कौर का केस बताया गया। एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या का सिद्धांत भारत में लागू होता है, ये कहा गया। उपनाम याद रखिएगा, कल बताया गया था। कौन सा उपनाम है पलविंदर वाला, आंसू वाला केस, टीयर्स वाला, याद रखिएगा। इस केस को फिर उल्टा गया और किस केस में, निशिकांत झा के केस में, और कहा गया कि भारत में एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ का सिद्धांत लागू नहीं होता। और फिर उसके बाद हमने 3 केस बताए थे, एक पद्मा कुलेकुरा, दूसरा अजायब सिंह ज़्यादा पूछा है, और तीसरा हमने बताया कंचन। यानी कि आपको
6 केस याद रखने हैं, फिर एक क्रम से हम बता रहे हैं केस। आपका पहला पलविंदर कौर, दूसरा नहीं, पहला आपका पीएन स्वामी, दूसरा पलविंदर, तीसरा निशिकांत झा, चौथा अजायब, पांचवा कोलेगुरा पद्मा और छठवां कंचन। आइए आगे बढ़ा जाए। अब जो हमें पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के प्रकार, काइंड्स ऑफ कन्फेशन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, काइंड्स ऑफ कन्फेशन। और इस बार यूपी एपीओ में भी आपका क्वेश्चन बना है, इसमें कोई शक नहीं है। काइंड्स ऑफ कन्फेशन यानी कि संस्कृति के प्रकार। तो जो पहला प्रकार संस्कृति का होता है वह जुडिशियल कन्फेशन होता है, यानी कि न्यायिक संस्वीकृति। दूसरा गैर न्यायिक, गैर न्यायिक मतलब कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। और तीसरा आपका स्वयं से की गई संस्वीकृति, यानी कि सेल्फ से की गई संस्कृति या स्वयं से की गई संस्कृति। नहीं लिखे ना, नोट्स में है, आप नोट्स लिए हैं ना उसको। हाँ भाई, जिसके पास नोट्स ना हो भाई आपका ले लेगा, देखिए आपका ध्यान से देखना है। आपका चूंकि जो जुडिशियल कन्फेशन होता है वो थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए जो छोटे छोटे कन्फेशन है वो बता दिया जाए। तो आपका आइए, स्वयं से की गई संस्वीकृति, इस बार यूपी एपीओ में आया भी था। क्या कोई व्यक्ति स्वयं अपने से ही संस्वीकृति कर सकता है कि नहीं, यानी कि कोई पूछा नहीं और स्वयं ही अपराध स्वीकार कर लिया। तो क्वेश्चन ये बना था कि स्वयं से की गई संस्वीकृति सुसंगत या रेलेवेंट या उचित होती हैं, यह किस वाद में कहा गया था। क्या संस्कृति क्या स्वयं से की जा सकती है कि नहीं, तो की जा सकती हैं। और साहू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, रटे रहिए कौन सा केस है, साहू का केस है। साहू वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हुआ क्या था पहले ये देखिए। आपका वह रास्ते में जा रहा था और बड़बड़ा रहा था, खुद ही, कोई पूछा नहीं, खुद ही बड़बड़ा रहा था कि हमने रोज रोज के झगड़े को आज मिटा दिया है और मैंने ही उस व्यक्ति को मारा है, और रास्ते में चलता जा रहा था। तो बताइए, कोई किसी के पूछने पर बताया कि स्वयं से बड़बड़ा रहा है। अब आइए इसी पर दूसरा क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति नींद में है और स्वयं बड़बड़ा रहा है कि मैंने ही मारा, मैंने ही मारा, तो वह भी कन्फेशन क्या माना जाएगा, रेलेवेंट। तो स्वयं से संस्कृति की जा सकती है कि नहीं, की जा सकती है। आया एपीओ में, किस केस में कहा गया, साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आइए गैर न्यायिक संस्कृति, ध्यान से देखिए। अब आपका गैर न्यायिक का मतलब आपका अनौपचारिक संस्वीकृति, या इसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, या न्यायोत्तर संस्वीकृति, या न्यायालय से बाहर की गई संस्कृति, या गैर न्यायिक संस्कृति। 3-4 नाम है। न्यायोत्तर आए यानी कि न्यायोत्तर आए तो घबराना नहीं है, इसका मतलब ये हुआ एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब न्यायालय से कहाँ, बाहर। यानी कि जब कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय से बाहर किसी व्यक्ति से अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है, उसे गैर न्यायिक संस्कृति कहते हैं। ऐसी दशा में गैर न्यायिक संस्वीकृति को न्यायालय में प्रूफ किया जाना आवश्यक है, सिद्ध किया जाना आवश्यक है,
यानी कि जो वह न्यायालय से बाहर अपना अपराध स्वीकार किया है उसे पुनः कहाँ प्रूफ करना पड़ेगा? कोर्ट में। यानी कि उसे कोर्ट में क्या करना पड़ेगा? साबित। यह एक कमजोर प्रकृति की संस्वीकृति होती है, यानी कि इसका नेचर वीक होता है, बहुत मजबूत नहीं होता। क्यों वीक होता है? यानी कि जो संस्कृति न्यायालय से बाहर की गई है उस संस्कृति के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वैच्छिक हो। स्वैच्छिक यानी कि वॉलेंटरी हो। वॉलेंटरी का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के वह कन्फेशन किया हो। दूसरा निष्कपट हो, बिना किसी कपट के किया हो। तीसरा आपका अपने अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया हो, और आपका अर्ध रूप से नहीं, कैसे? पूर्ण रूप से। यानी कि कन्फेशन के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वैच्छिक हो, सत्य हो, विश्वसनीय हो, पूर्ण हो, आधा अधूरा न हो, पूर्ण हो, और न्यायालय के बाहर स्वीकार किया गया हो। तो उसी संस्कृति को हम क्या कहते हैं? गैर न्यायिक संस्कृति। और इस संस्कृति को न्यायालय में साबित करना आवश्यक है। इसका मतलब ये दिखाया जाता है कि हजूर यह व्यक्ति समाज में किसी व्यक्ति से स्वतः ही या आपका अपनी इच्छा से यह अपराध अपना स्वीकार किया है, ये साबित करना पड़ेगा। कहाँ जाकर? कोर्ट में। अब आइए, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, वह जो सबसे महत्वपूर्ण है वह जुडिशियल कन्फेशन है, न्यायिक संस्वीकृति है, औपचारिक संस्कृति है, फॉर्मल कन्फेशन है। याद रखिए, चाहे न्यायिक दे या औपचारिक दे या जुडिशियल दे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं एक लाइन में? न्यायिक संस्कृति। जब भी आप न्यायिक संस्कृति को पढ़िए, यही थोड़ा डिटेल में समय लगता है। देखिए भाई, आपका न्यायिक संस्कृति जब भी पढ़िएगा, पहले कोरिलेट किया जाए। आपका एविडेंस की धारा 26 पढ़ेंगे। कौन सी धारा? 26। इसके बाद सीआरपीसी की धारा, यानी कि सीआरपीसी की धाराएं हैं। सीआरपीसी की धारा 164, 281 और 463 पढ़ना है। यानी कि फिर एक बार अच्छे से याद रखिए, इसको हम समझाते हैं डिटेल में क्या कहा गया है बेयरक में। और पिछली बार यूपी एपीओ में आता है ये क्वेश्चन आपका, निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। और जो टेक्निकल क्वेश्चन है वह जरूर पकड़िए। एविडेंस की धारा आपका 26 पढ़ना है। जुडिशियल कन्फेशन शुरू हो रहा है। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 164 आप पढ़ेंगे, फिर 281 पढ़ेंगे और फिर 463। अब आपका जुडिशियल कन्फेशन होता क्या है, पहले ये देखा जाए। ध्यान से देखिए, आपका जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय में, यानी कि जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय में जाकर मजिस्ट्रेट से अपने द्वारा किए गए अपराध को आपका एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो उस स्वीकृति को, यानी कि उसे ही न्यायिक संस्वीकृति कहा जाता है। फिर एक बार याद रखें, जब किसी अपराध का अभियुक्त या एक्यूज अपने द्वारा किए गए अपराध को मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसी को जुडिशियल कन्फेशन या न्यायिक संस्वीकृति कहा जाता है। ये संस्कृति रेलेवेंट या सुसंगत होती है। इसका प्रावधान एविडेंस की धारा 26 में किया गया है।
तो सबसे पहले हम किसको तोड़ेंगे? 26 को तोड़ेंगे। ध्यान में रखिएगा 26 में दो बातें बताई गई हैं। इसके पहले कि 26 बताया जाए आपका 25 भी चलना है और इसके बाद 26 पढ़ना है। देखिए 25 लिखना नहीं है मेंस में, आपका 26 से चूंकि 25 को रिलेशन है इसका, इसलिए एक लाइन एविडेंस की धारा 25 का भी हम उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं है समझने के लिए। धारा 25 ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति, यानी कि अगर किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पुलिस ऑफिसर से अपना अपराध स्वीकार करता है तो उस संस्वीकृति को सही नहीं माना जाएगा, यानी कि वह संस्कृति अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत नहीं होगी, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेगी। अब आगे बताया जाएगा 25 में डिटेल में कहाँ से टेक्निकल उठता है। अर्थात इस क्यों ऐसा नियम बनाया गया? क्योंकि आज भी पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता। कई कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं और एक कहानी तो बंदर वाली है, यानी कि बंदर वाली ये कहानी है कि किसी ने अपराध किया, पुलिस एक बंदर को पकड़ कर लाई, थाने में उल्टा लटकाई और लगे डंडा मारने और ये कहने लगे कि तुम केवल भले बंदर हो, अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करो, यानी कि तुम स्वीकार करो कि ये मर्डर तुम ही किए हो, हमें और किसी से मतलब नहीं है। यानी कि पुलिस का कार्य प्रणाली जो है आज भी कोर्ट विश्वास नहीं करता, ज़्यादा आज भी कानून विश्वास नहीं करता पुलिस की कार्य प्रणाली पर। अतः पुलिस के समक्ष की गई संस्कृति को वैध नहीं माना जाता, यानी कि मान्य नहीं। चाहे वह व्यक्ति पुलिस कस्टडी में हो या पुलिस कस्टडी में न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह व्यक्ति पुलिस से किया है कन्फेशन तो वह प्रूफ नहीं किया जाएगा। कौन सी धारा एविडेंस की? 25। आइए दो उदाहरण देखिए। एक अपराध का अभियुक्त है और पुलिस अभिरक्षा में है। ए पुलिस अभिरक्षा में है और पुलिस से अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, तो क्या ये संस्वीकृति साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी कि नहीं? ए के विरुद्ध नहीं की जाएगी। दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति है, पुलिस कस्टडी या अभिरक्षा में नहीं है, लेकिन पुलिस से अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, तब भी वह विसंगत होगा, इरेलेवेंट होगा, अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। ये कौन सी धारा हमने बताया एविडेंस की? डिटेल में बताना है, 1-2 दिन में आ ही जाएगा। 26 आइए। जहाँ तक सेक्शन 26 की बात है, 26 को 2 क्लाजों में बांटा जाता है। पहला ये है कि अगर कोई अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस कस्टडी में है और आपका पुलिस कस्टडी में होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से अपना अपराध स्वीकार करता है, तो यह संस्वीकृति वैध नहीं होगी, अर्थात ये विसंगत होगी, अर्थात ये उचित नहीं होगी। लेकिन दूसरा क्लाज भी है, अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त कहाँ हो, पुलिस अभिरक्षा में हो और किसकी साक्षात उपस्थिति में अपना अपराध स्वीकार करता हो? मजिस्ट्रेट के क्या? साक्षात उपस्थिति, यानी मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में अपना अपराध स्वीकार करता है, तो वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध रेलेवेंट होगी, सुसंगत होगी, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी।
अब यहाँ से आपका टेक्निकल क्वेश्चन पहले देख लिया जाए, तब आपका सेकंड पैराग्राफ से उठाना है और तुरंत आपका सीआरपीसी में जाना है। लेकिन आपका ये तो बता दिया जाए, अगर कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में होते हुए अगर पुलिस से ही अपराध स्वीकार करता है, तब 26 लागू नहीं होगी। तब कौन सी धारा हमने बताया था? 25। फिर एक बार इसको हम बता रहे हैं, थोड़ा कठिन है, आगे बताया जाएगा डिटेल में। अभी तो हम जुडिशियल कन्फेशन बता रहे हैं, न्यायिक संस्वीकृति। फिर एक बार देखिए, अगर कोई एक्यूज्ड है, किस कस्टडी में है? पुलिस के, और किससे अपना अपराध स्वीकार करता है? पुलिस से। तो बताइए ये किस सेक्शन में आएगा? 25 में। और 25 में ये जो कन्फेशन है, ये अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा कि नहीं? नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरा देखिए 26। पुलिस कस्टडी में एक्यूज्ड है, लेकिन किससे अपराध स्वीकार करता है? अन्य व्यक्ति, अदर पर्सन। तो अन्य व्यक्ति 2-4 बताइए भाई, आपका भी तो कर्तव्य है कि 2-4 बताइए। और तब एक सिद्धांत यहाँ समाहित है, आपका वो भी बताना है। देखिए अदर व्यक्ति हम बता रहे हैं भाई, 2-3 उदाहरण दे रहे हैं। पुलिस ने थाने में लॉकअप में बंद कर दिया था, और लॉकअप में जब बंद कर दिया था तो एक और व्यक्ति पहले से बंद था, और अभियुक्त लगा अपना बड़ाई करने, कैसे मारा वैसे मारा, मैं ही मारा। तो पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए सह कैदी से किया, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 26। और ये भी न्यायालय में साक्ष्य में प्रयोग होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, आपका मान लीजिए पुलिस दूर थी, आपका पुलिस न्यायालय में उसे ला रही थी, आपका बस में बैठा कर ला रही थी, तब तक कंडक्टर साहब आए। तो अभियुक्त जानते हैं कि थोड़ा बदमाश भी होते हैं, पुलिस वालों से भी शराब कबाब मांगने लगते हैं कि आपका, तो कंडक्टर साहब आपका पूछे कि ये 2 पुलिस वाले पीछे तुम्हारे बैठे हैं, हथकड़ी लगी है, क्या ऐसा काम कर दिए कि तुम्हें जाना पड़ रहा है जेल या न्यायालय? तो कहा अभियुक्त कि भाई आप कंडक्टर साहब हैं, थोड़ा सुर्ती उर्ती बनाते रहिए, तभी तो थोड़ा फुर्ती आएगी शरीर में। और आपका क्या किया जाएगा? हम कहानी बता रहे हैं। तब तक पूरा कहानी कंडक्टर से बता दिया और तब सुर्ती खाया। तो बताइए पुलिस अभिरक्षा में था कि नहीं? और पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किससे अपना अपराध स्वीकार किया? कंडक्टर। तो कौन सी धारा में आएगा? 26। तो अब यहाँ जो सिद्धांत पूछा जाता है कि जो काम सीधे नहीं किया जा सकता, उसे टेढ़े रूप में भी नहीं किया जा सकता। यानी कि जो कार्य आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उसे अप्रत्यक्ष तरीके से भी नहीं कर सकते। अर्थात जो कार्य डायरेक्ट रूप से नहीं किया जा सकता, उसे आप इनडायरेक्ट रूप से भी नहीं कर सकते। ये किस धारा का सिद्धांत है? 26। भाई किस धारा का? और एक और सिद्धांत कि संस्वीकृति पर पुलिस की छाया, छाया माने परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। तो ये किस धारा में आ गया? 26। क्योंकि पुलिस कस्टडी में होते हुए किससे किया था? अन्य व्यक्ति से। अगर पुलिस से ही कर देता तो सतर्क रहना है। कौन सी धारा? 25। लेकिन एक एक्सेप्शन भी ये धारा बताती है, वहीं से आपका न्यायिक संस्कृति जन्म लेती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जुडिशियल कन्फेशन एविडेंस में कहाँ से उत्पन्न होता है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 26 से। तो 26 में किस वर्ड से उत्पन्न होता है? तो आपका पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अगर अभियुक्त मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में कन्फेशन करता है, तो वह कन्फेशन सही होगा और अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में क्या किया जाएगा? प्रयोग। अब यहाँ जो आपका पूछा जाता है,
कई लोग दिमाग उल्टा चला देते हैं, और एक दो काफ़ी पढ़े लिखे थे, वो दिमाग उल्टा ही चलाते थे हमेशा कि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में पुलिस से करता है, ये वो कह रहे थे। तो पुलिस से नहीं करता, पुलिस अभिरक्षा में है, मजिस्ट्रेट के यहाँ लाया गया, साक्षात पेश किया गया सशरीर, और सशरीर पेश किया गया। तो किससे कन्फेशन किया है? मजिस्ट्रेट से ही। और ये न, अब यहाँ आपका दो तीन बातें याद रखनी है। पुलिस मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिस रूम में, जिस कमरे में मजिस्ट्रेट कन्फेशन हो रहा है, मजिस्ट्रेट द्वारा उसी कमरे में होना आवश्यक है। अगर मजिस्ट्रेट बरामदे में है और किसी अन्य कमरे में या रूम में अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, तो ये आपका साक्षात उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। तो साक्षात उपस्थिति का मतलब क्या हुआ? मजिस्ट्रेट का उसी रूम में होना कि बाहर होना? उसी रूम में। किस रूम में? जिस रूम में अभियुक्त अपना अपराध क्या कर रहा है? स्वीकार। अब जब मजिस्ट्रेट के यहाँ, ये तो न्यायिक संस्कृति हुई, जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखेगा तो आपका सीआरपीसी के तहत लिखा जाता है, और वह 3 धाराएं याद रखना है। पहला कौन सा धारा? 164, दूसरा कौन सा धारा? 281, और तीसरी कौन सी धारा? 463। अब यहाँ समझना है, यानी कि एविडेंस को दिमाग से हटा दीजिए। अब कहाँ आना है? डायरेक्ट जुडिशियल कन्फेशन में, सीआरपीसी में। 26 का प्रयोग जब भी मजिस्ट्रेट करता है तो ऐसी दशा में जो प्रोसीजर है कन्फेशन लिखने का, वह आपका दिया गया है सीआरपीसी में। तो जब भी मेंस में आए न्यायिक संस्वीकृति, तो 26 लिखकर 2-4 लाइन साक्षात उपस्थिति बताकर डिटेल में कौन सा लिखेंगे? सीआरपीसी। आइए 164 हम देखते हैं। पिछली बार यूपी एपीओ में बना है और गलत न हो, देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन बना है। आपका न्यायिक संस्कृति मजिस्ट्रेट द्वारा 164 के तहत लिखी जाती है। तो पहला क्वेश्चन, कन्फेशन लिखा जाता है कि स्टेटमेंट लिखा जाता है कि दोनों लिखा जाता है? तो आपका जवाब रहेगा दोनों लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कह सकते हैं कि संस्वीकृति भी इसी धारा में, और संस्वीकृति के अलावा अन्य कोई स्टेटमेंट दर्ज कराना है तो किस धारा में? 164 में। लेकिन हमें मुख्य रूप से किस पर चलना है? स्टेटमेंट पर नहीं, वो तो सीआरपीसी में हम बताएंगे डिटेल में। मुख्य रूप से हमें कन्फेशन पर चलना है। तो दूसरा क्वेश्चन आइए, कन्फेशन कौन अभिलिखित कर सकता है, कौन रिटेन कर सकता है? खूब क्वेश्चन बना है। कोई महानगर मजिस्ट्रेट, यानी कि कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तीसरा नंबर आया कि क्या उस मामले में उसे जुडिक्शन होना आवश्यक है कि नहीं? तो अधिकारता चाहे हो या न हो, ये भी क्वेश्चन बना है। चाहे उस मामले में उसे जुडिक्शन हो या न हो। तो इस पर एक उदाहरण देखिए भाई, अधिकारता पर। एक अभियुक्त है, प्रयागराज में अपराध किया, पकड़ा गया दिल्ली में, तो क्या दिल्ली के मजिस्ट्रेट के समझ अपना अपराध स्वीकार कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, क्योंकि अधिकारता का होना कोई मतलब नहीं है। और वहाँ जब कन्फेशन कर लेगा तो दिल्ली का मजिस्ट्रेट वह कन्फेशन किसको ट्रांसफ़र कर देगा? प्रयागराज के मजिस्ट्रेट को। तो कोई समस्या नहीं है, जुडिक्शन से कोई मतलब नहीं है। जो तीसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है, वहीं आपको एपीओ में भी बना था कि
किस स्टेज में, यानी कि किस आपका स्टेज में, किस समय ये कन्फेशन लिखा जा सकता है। तो जो आपका बेयर एक्ट की भाषा है वह भाषा पकड़िए। बेयर एक्ट ये कहता है कि अपराध के अन्वेषण के दौरान, यानी कि ड्यूरेशन में, किसके ड्यूरेशन में, इन्वेस्टिगेशन के, तत्पश्चात जांच या, यानी कि इंक्वायरी या जांच या विचारण के पूर्व। अब आपको तुरंत सीआरपीसी में जाना है कि जो इंक्वायरी होती है, जो जांच होती है, वह कहाँ से प्रारंभ होती है। तो जब मजिस्ट्रेट 190 के तहत अपराध का काग्निजेंस ले लेता है, अपराध का संज्ञान लेता है, तब इंक्वायरी क्या होती है, प्रारंभ। तो यूपी का मॉडल भी हमें चलते रहना भाई। देखिए यूपी एपीओ में कैसे बना था और आगे कैसे बन सकता है, ये भी देखना है। मॉडल ये बना था कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कन्फेशन लिखा जाता है अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान, उपर्युक्त सभी। तो हमने क्या लिखा है, किस दौरान लिखा जाएगा, और दूसरा हमने क्या लिखा है, जांच या विचारण के पहले। तो क्या जांच या विचारण के दौरान ये धारा काम करेगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने क्या लिखा है कि यहाँ जो कन्फेशन लिखा जाएगा वह इंक्वायरी और ट्रायल के क्या लिखा जाएगा, पूर्व। यदि इंक्वायरी और ट्रायल प्रारंभ हो गया तो 164 के तहत कोई कन्फेशन लिखा नहीं जाएगा। और ज़्यादा लोग जो इस टेक्निकल क्वेश्चन को नहीं पकड़े थे वह उपर्युक्त सभी मारकर आ गए और बाद में आकर पछता रहे थे। तो किसके दौरान केवल लिखा जाएगा, अन्वेषण। अब देखिए नया मॉडल एक निकाला जाए अपने मन से, जो आयोग आपका बना सकता है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कन्फेशन लिखा जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा। अब ऑप्शन देखिए, अन्वेषण के दौरान सही है, फिर दे देगा जांच या विचारण के पूर्व, ये भी सही है, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों सही हैं। क्योंकि अन्वेषण के दौरान भी लिखा जा सकता है और इंक्वायरी और ट्रायल के क्या, पूर्व। अब एक क्वेश्चन हमें बताना है जो टेक्निकल है, जो कई लोगों के दिमाग में घूमना भी चाहिए कि भाई अन्वेषण जब पूरा हो गया, अन्वेषण कंप्लीट हो गया, इस बीच अभी जांच या विचारण प्रारंभ नहीं हुआ, तो जो ये बीच का समय है, क्या इस बीच 164 के तहत कन्फेशन लिखा जा सकता है कि नहीं? तो हम लगातार यही तो बता रहे हैं कि जांच प्रारंभ होने के पहले 164 के तहत कन्फेशन लिखा जा सकता है। तो वह स्टेज क्या होता है, कभी काल पूछा जाता है। तो भाई वह स्टेज भी एक लाइन जानना है। सीआरपीसी के तहत 173 के क्लाज 2 के तहत अन्वेषण पूरा करके पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट भेज दिया है, तब 190 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट अब अपराध का संज्ञान लेंगे। तो जो इस बीच का समय रहता है, यही क्या कहलाता है, जांच या विचारण के पूर्व और अन्वेषण के क्या, बाद। फिर एक बार देखिए, जो ये गैप है बीच में, इसी को अन्वेषण के बाद का समय और जांच के क्या, पूर्व का समय। क्योंकि जांच कहाँ से शुरू होगी, 190 सीआरपीसी। अब आगे बढ़ा जब है, इसका थोड़ा टेक्निकल है ये सीआरपीसी में। आगे देखिए, जब अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाए तो सतर्कता का नियम, प्रज्ञा का नियम, सावधानी का नियम ये है कि मजिस्ट्रेट को तुरंत कन्फेशन नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कन्फेशन पर पुलिस की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए।
तो कहीं समय तो नहीं लिखा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि हो सके तो कम से कम 24 घंटा उसे पुलिस अभिरक्षा से दूर रखा जाए, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दीजिए और फिर बुलाइए। तो ऐसे नहीं लिखा जाता। अब 3 बातें ध्यान से रखिए। मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखने के पूर्व अभियुक्त को 3 बातें बताता है। पहली बात ये बता देता है कि अभियुक्त से ये बताएगा कि तुम कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, यानी कि तुम अपना अपराध स्वीकार करने के लिए हमारे यहाँ बाध्य नहीं हो। पहला कौन बताएगा? मजिस्ट्रेट। किसको? अभियुक्त को। दूसरा ये बताएगा कि जो भी तुम आपका कन्फेशन करना वह स्वेच्छा से करना, वॉलेंट्री करना, यानी कि यहाँ किसी का जोर जबरदस्ती या दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं है। तीसरा एक बात और बता देगा मजिस्ट्रेट, ये भी सोच लो कि जो तुम हमारे यहाँ अपना अपराध एक्सेप्ट करोगे वह आगे जाकर तुम्हारे सिर पर फूटेगा। सिर पर फूटेगा मतलब कि जब जांच या विचारण प्रारंभ होगा तो जो हमारे यहाँ स्वीकार किए अपराध ये तुम्हारे ही खिलाफ एविडेंस में क्या होगा? प्रयोग। तो पहले सोच विचार लो। 3 बातें मैं बता दिया हूँ। इसके बाद अगर तुम हमारे समझ संस्वीकृति करना ही चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मान लीजिए अभियुक्त 2 बात हो सकती है कि अभियुक्त कह दे कि हम कन्फेशन नहीं करेंगे या कहे कि हम कन्फेशन करेंगे, ये तो हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन लेकर चलिए। अगर अभियुक्त कहता है कि हम अपना अपराध स्वीकार नहीं करेंगे तब ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट या तो जमानत दे देंगे या न्यायिक अभिरक्षा में भेजेंगे, लेकिन अब पुलिस कस्टडी में अभियुक्त को नहीं भेजा जाएगा। यहाँ भी एक सावधानी का नियम है। क्या? कि पुलिस डरवा कर धमका कर लाई होगी मजिस्ट्रेट के समझ कि चलो हमारे यहाँ करोगे तो कोई मतलब नहीं है, 25 लागू होगी, लेकिन मजिस्ट्रेट के यहाँ करोगे तो एविडेंस की धारा 26 के तहत सही माना जाएगा। तो हो सकता है मारपीट कर लाई हो और वहाँ पलट गया अभियुक्त कि हम संस्कृति नहीं करेंगे और फिर पुलिस को ही दे दिया जाए, तो हो सकता है हाथ पैर क्या करे? तोड़ दे बौखलाहट में। तो ऐसी दशा में अब पुलिस कस्टडी में अभियुक्त नहीं भेजा जाएगा। अगला नियम, इसके बाद अगर अभियुक्त ये रजामंद हो जाता है कि हम आप कन्फेशन करेंगे तो अब मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखेंगे और जो लिखने का ढंग है, मेथड है, तरीका है, वह कहाँ बताया गया है? 281। बस ये याद रखिए। कन्फेशन किस मेथड से, किस ढंग से, किस तरीके से लिखा जाएगा, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? 281 में। और अगर कन्फेशन लिखने में कोई मिस्टेक हो गया, कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई तो उसका इफेक्ट क्या होगा ये बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 463 में, यानी कि 463। तो लिखवा दिया जाए भाई, कम से कम लास्ट को अब कर दिया जाए इसका। मजिस्ट्रेट लिख लिए, लिखने के बाद आपका मजिस्ट्रेट ने साइन किया, अभियुक्त भी साइन करता है, मजिस्ट्रेट भी साइन किए। मजिस्ट्रेट एक नोट लिखेंगे, ये मेरी उपस्थिति में लिखा गया है, साक्षात उपस्थिति में मैंने इनको सब कुछ समझा बुझा दिया है और पूरा विश्वास है मुझे, और ये संस्कृति क्या है, स्वैच्छिक किया है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के किया है। अब यहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चन बना था लास्ट वाला कि जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिख लेता है तो अभियुक्त को एक सर्टिफिकेट देता है, प्रमाण पत्र। उस प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं? तो सेटिफिकेशन सर्टिफिकेट। याद रखिएगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है सीबीआई एपीओ में। सेटिफिकेशन सर्टिफिकेट
संतुष्टि प्रमाण पत्र, यानी कि संतुष्टि प्रमाण पत्र मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को प्रदान किया जाता है कि ये लो प्रमाण पत्र, और उसको हम क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट या संतुष्टि प्रमाण पत्र। इस प्रकार आपका जो जुडिशियल कन्फेशन था वह बताया गया कि कैसे लिखा जाता है। इस प्रकार आपका प्रकार भी समाप्त हो गया। अब सेक्शनों का बंटवारा किया जाए। अब सेक्शन का पहले बंटवारा किया जाता है और सामान्य परिभाषा हो गई, प्रकार हो गया, तो आपका एविडेंशियल वैल्यू लास्ट में बताया जाता है, पहले नहीं, पहले कन्फेशन पढ़ा जाता है। सेक्शन का जब भी बंटवारा करिए तो सबसे पहले कन्फेशन के बारे में प्रावधान किस सेक्शन से किस सेक्शन तक, ये तो याद रहे, कहाँ से कहाँ तक, 24 से लेकर कहाँ तक, 25 तक। दूसरा बंटवारा करिएगा आपका सुसंगत और विसंगत में करिएगा, यानी कि किस धारा के तहत किया गया कन्फेशन साक्ष्य में मान्य होगा, साक्ष्य में रेलेवेंट होगा, और किस सेक्शन के तहत अगर वह आ जाता है तो रेलेवेंट नहीं होगा। पहले सेक्शन का बंटवारा कर लिया जाए, अगर 24 में आ जाए, 25 में आ जाए, 26 के कुछ हिस्से में और 27 के कुछ हिस्से में, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध रेलेवेंट नहीं होगा। और अगर कन्फेशन आपका 26 के कुछ हिस्से में, 27 के कुछ हिस्से में, 28, 29 और 30 में आ जाए तो वह अभियुक्त के विरुद्ध रेलेवेंट या सुसंगत होगा। तो आपका तुरंत याद रखना है, कुछ हिस्सा सही कुछ हिस्सा गलत, तो कौन सा सेक्शन है जो आपका दोनों में मिल रहा है, तो कौन सा सेक्शन, 26 और 27। इसको समझ लीजिए। तो पहले फिर एक बार समझिए, यानी कि सेक्शन अगर 24 में कन्फेशन आ जाए तो वह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं होगा। 25 में आ जाए तब भी प्रयोग नहीं होगा, और 26 और 27 के पूरा भाग नहीं कुछ भाग में आ जाए, आपने बताया भी जाएगा, तो वह भी रेलेवेंट नहीं होगा। फिर अगला आइए, अगर 28 में आ जाए, 29 में आ जाए, 30 में आ जाए, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग होगा, यानी कि इसका मतलब कि रेलेवेंट होगा, वह कन्फेशन सुसंगत होगा। लेकिन 26 के कुछ हिस्से में और 27 के कुछ हिस्से में आता है तो वह भी रेलेवेंट होगा, यानी कि दोनों में आपका 26 और 27 धारा दोनों में मिलता है। तो यहाँ एक सिद्धांत निकलता है, वो भी पूछा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत एविडेंस के किन सेक्शनों में है, अलग कर दिया जाए, कुछ हिस्सा अलग कुछ हिस्सा अलग। तो कौन कौन सेक्शन है, दो ही तो सेक्शन है, कौन कौन, 26 और कौन 27। अब कैसे अलग किया जाएगा वो तो डिटेल में चलेगा, क्योंकि यही एक चैप्टर है जो समय लेगा थोड़ा। अगला बंटवारा करिए भाई। अगला जो बंटवारा किया जाता है, देखिए अगला बंटवारा 24 का एक्सेप्शन कौन है, या धारा 24 का अपवाद कौन सी धारा है, तो कौन सी धारा मारेंगे, 28। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि धारा 24, 25 और 26 का एक्सेप्शन कौन है, अपवाद कौन है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, सेक्शन 27। यानी कि धारा को पूछा जाता है क्वेश्चन कि धारा 27 किस धारा का एक्सेप्शन है, 24 का कि 25 का कि 26 का कि तीनों का, तीनों का। यानी कि 24 में जो हम नियम बताएंगे, 25 में बताएंगे, 26 में बताएंगे, उसका एक्सेप्शन कहाँ दिया गया है, 27 में।
इसके बाद आपका पूछा जाता है 30 से भी को एक्यूज्ड यानी कि सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपका बिहार ने भी, यूपी एपीओ ने भी क्वेश्चन बनाया है आपका, यानी कि इस पर जो सिद्धांत है वह ये सिद्धांत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको क्या करेंगे। एकदम सही भाई। देखिए लास्ट में उदाहरण बता देना है, तो देख रहा हूँ लोग एकदम सीरियस हो गए पीछे वाले। तो भाई सीरियस न होइए, थोड़ा आराम से पढ़िए उदाहरण देखते हुए, क्योंकि सीरियस इतना ना होइए। वैसे मैं बता दूं, एक एक शब्दों पर एक एक क्वेश्चन आपका बनाया जा रहा है, और निश्चित जाकर सॉल्व थोड़ा देखिए। हमारा भी प्रयास ये है कि इस बार क्योंकि फाइट तगड़ी से तगड़ी होती जा रही है, तो जो भी यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी हाल में उनका कंपटीशन न रुके। इसलिए थोड़ा पढ़ाने का नज़रिया हमने चेंज किया है, और कोरिलेशन का नज़रिया भी चेंज किया गया है, और जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसको हम और अच्छे से आपका निकाला भी जा रहा है, और कुछ नए नए टेक्निकल क्वेश्चन आपको डेली बताया जा रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो यहाँ आपका पूछा क्या जाता है पहले कानूनी तौर पे, और तब आपका एक सामाजिक तौर पर। देखिए 30 में क्या है, सह अभियुक्त या को एक्यूज्ड द्वारा किया गया कन्फेशन। तो सह अभियुक्त कौन होता है, पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो उदाहरण से समझिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए, माने एक ही अपराध के लिए ज्वाइंट ट्रायल हो, संयुक्त विचारण हो रहा हो, तो आपस में इनको क्या कहेंगे, सह अभियुक्त। तो सह अभियुक्त कब कहा जाएगा, जब अलग अलग ट्रायल हो कि ज्वाइंट, एक ही अपराध के भिन्न अपराध। चलिए ठीक है, एक ही अपराध। इसमें से एक अभियुक्त ने, जो सह अभियुक्त हैं, अपना अपराध स्वीकार किया, यानी कि ये स्वीकार कर रहा है कि मैं अपराध किया हूँ, तो स्वयं तो डूब ही गया, अब दूसरे को डुबाइए। उसी में ये कह रहा है कि हजूर मेरे साथ कौन भी थे, यानी कि स्वयं तो डूबा ही, किसको ले डूबा। तो अब आइए ध्यान से यही कंसेप्ट बनाना है, जो बहुत टेक्निकल और हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्यतः कन्फेशन उस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग किया जाता है जो उसे करता है, यानी कि ए ने किया है तो किसके विरुद्ध प्रयोग होगा एविडेंस में, ए के। लेकिन कौन सी धारा के तहत इसका अपवाद दिया गया है कि कन्फेशन एक व्यक्ति करता है लेकिन वह दूसरे के खिलाफ भी एविडेंस में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी धारा मार कराएंगे, 30। यानी कि सह अभियुक्त की क्या, संस्वीकृति। यानी कि यही तो हुआ कि ए ने संस्वीकृति की, तो ए के विरुद्ध तो एविडेंस में प्रयोग ही होगा। ए ने किसको फंसा दिया, बी को, तो ए का जो कन्फेशन है क्या बी के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग होगा कि नहीं होगा। कौन सी धारा ये कहती है एविडेंस की, 30। यानी कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे, हाँ डुबा देंगे। सही ले डूबेंगे भाई, ये करें डुबा देंगे, तो वो भी सही है, डुबा देंगे चाहे ले डूबेंगे। इसका लास्ट में एक उदाहरण देखिए, ये असली उदाहरण भाई, नकली नहीं है। देखिए आपका बिहार, मान लीजिए जे का एग्जाम का उदाहरण है। जे में गए, कोचिंग के एक लोग थे सीनियर, थोड़ा मोस्ट सीनियर थे। आपका जे का एग्जाम देने गए तो सेंटर पर एक लड़की मिल गई जो हाई कोर्ट में लॉ ट्रेनर थी। तो उसने कहा कि मैं लॉ बहुत जानती हूँ। इसने भी आपका डिंग हाँ की कि मैं भी जीएस क्या करता हूँ, जीएस का मास्टरमाइंड हूँ। तो वो कही कि मैं लॉ की मास्टरमाइंड हूँ। आगे पीछे सेंटर पड़ा और ये हुआ कि आप हमें जीएस में बताइएगा, हम आपको लॉ में बताएंगे। तो भाई आपका दोनों लोगों ने आपस में बताया, फिर वहाँ से निकल गए। दोनों के मन में लड्डू फूट रहे थे। लड़की सोच रही थी कि हमने उल्लू इसको बना दिया,
क्योंकि जितना बताया सब क्या बता दिया, गलत। और लड़का सोच रहा था कि हमने बहुत बड़ा उल्लू बनाया, जितना बताया हम क्या बताए, गलत। और दोनों यानी कि एक तो डूबा है, दूसरे को भी क्या डूबा, ले डूबा। और दोनों आकर माथा पीटने लगे आकर प्रयागराज में। तो एक लोग फोन करके इस माने इस उनके जिसके साथ ये घटना घटी थी, बेकायदा 2 दिन बाद फोन किए और लगे बताने। तो हम कहे कि भाई ऐसा आगे काम न करिए, अपने पर विश्वास रखिए, दूसरे के भरोसे न रहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद पढ़िए, हमारे भरोसे ज़्यादा न रहिए कि सर घोर कर पिला देंगे। आपको पढ़ना खुद है, हम केवल क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन घर पर थोड़ा मेहनत करिए, ताकि जो इज्जत अब तक बची है कंपटीशन में मनोज सर की, आप लोग अब नए हैं, आपका पुराने लोग आ नहीं रहे हैं अभी, तो नए लोग भी आगे क्या करें, इज्जत मनोज सर की बचाए रहें। ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास किया जाता है और बचाए रहेंगे लोग। इतना पढ़ने के बाद रटवा दिया जाएगा कि अब कंपटीशन को फाइट कर ही जाएंगे। तो भाई रेस्ट ले लीजिए 10-15 मिनट, तब आपका पुलिस एक्ट चलेगा, क्योंकि उसको भी जल्दी निपटाया जाए ताकि सीआरपीसी